हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयर 2020 का सेट 2। तो जितने क्वेश्चंस हमने सेट ए में डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से कुछ भी रिपीटेड क्वेश्चन है सेट 2 में, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अलग क्वेश्चंस हैं, और सेकेंडली हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हमारे इस साल में 2023 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। So let's start with our question number 1. So question number 1 from set 2 says Clistogamous flowers are self-pollinated because। तो Clistogamous flowers क्या होते हैं? C for Clistogamous and C for close। वो फ्लावर्स जो कि क्लोज्ड होते हैं, मतलब कि उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस क्लोज्ड जगह पर होता है। सो दे आर द Clistogamous फ्लावर्स, राइट। तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्यों होते हैं, उसका क्या रीजन है? So the first is they are bisexual flowers which do not open at all। तो ये वो bisexual flowers होते हैं जो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, राइट। बी पार्ट से ऑप्शन says they are bisexual and open flowers। तो ओपन तो वो बिल्कुल नहीं है। C says they are unisexual। तो अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो सेल्फ पॉलिनेट कैसे होंगे? देन their stigma mature before their anthers descends। तो जब एंथर जो है वो बर्स्ट होता है और उसे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, उससे पहले ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है। तो ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों चीज़ें सिंक में होनी चाहिए, जब स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है और एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए। और पार्ट सेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ज़ूस्पोर्स इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये हम ऑलरेडी सेट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स ज़ूस्पोर्स में हमें किस में देखने को मिलते हैं? ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स किस में देखने को मिलती है? सो द आंसर ओवर हियर इज क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय लुईस पास्चर इज। तो जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो सपोर्ट की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो कि लुईस पास्चर ने किया था, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में क्या बोला है? तो जो लुईस पास्चर की थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है ये हमें ये बताती है कि लाइफ जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट हुई है। सो इन दिस केस द correct option is going to be option number B। So that is life comes only from pre-existing life। Question number 3, so the question states that the diagnostic test that confirms typhoid in humans। तो टाइफॉइड कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है? सो इज दैट अलाइजा? तो नहीं, अलाइजा में हम एंटीबॉडीज की डिटेक्शन करते हैं। कितनी एंटीबॉडीज हैं? विडाल। सो विडाल इज द करेक्ट ऑप्शन। सो विडाल टेस्ट इज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड। देन एमआरआई, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है जहां पर हम वाइटल ऑर्गन्स की इंटरनल स्टडी करते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसके ऊपर क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम में कोई abnormality तो नहीं है, right? So over here the correct option is going to be option B। Now the question number 4 says that the bioactive molecule used as immunosuppressive agent during organ transplant is। वो बायोएक्टिव एजेंट मॉलिक्यूल जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एक्ट करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, तो वो कौन सा है? सो दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है ताकि जो ऑर्गन नया ट्रांसप्लांट हुआ है ना उसको वो क्या ना हो जाए, मतलब
वो हमारी बॉडी जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो नए ऑर्गन को एक तरह से रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसको ये पता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ ऑर्गन्स या मॉलिक्यूल्स बॉडी के कौन से हैं। तो इस केस में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, हमें अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कराना पड़ता है, correct? So the correct option will be option number B. Now the question number 6. So question number 6 says write the ploidy and the number of chromosomes in human myocytes. तो human myocytes basically एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो मदर सेल्स होते हैं जहां से गैमीट्स बनते हैं। तो अगर ये मदर सेल है तो ये वही सेल होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें टोटल होंगे 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसी से हमें क्या मिलेगा, एक हैप्लॉयड गैमीट मिलेगा। सो मियोसाइट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, दैट इज 2n, और इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और गैमीट्स जो होते हैं ह्यूमंस में, दे आर हैप्लॉयड, जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। So talking about our question number 7, what is aneuploidy? And name the chromosomal disorder in humans caused due to gain of an autosome and loss of sex chromosome in females. तो सबसे पहले कि aneuploidy क्या होती है? So it is basically the failure of segregation of chromatids. तो जो हमारे chromatids होते हैं ना, वो segregate ही नहीं हो पाते हैं, वो अलग हो ही नहीं पाते हैं। So that is what? That is the segregation of chromatids during cell division. So it results in gain or loss of chromosome. So either there is gain of chromosome or there is loss of chromosome. So either there will be hyperploidy where there is gain of one or more chromosome, or there is hypoploidy where there is loss of one or more chromosomes. क्लियर? तो यहाँ पर जैसे होना क्या चाहिए कि अगर ये क्रोमोसोम है तो दे शुड सेग्रीगेट लाइक दिस, तो हमें लास्ट में जो क्रोमेटिड्स हैं वो ऐसे सेग्रीगेटेड मिलने चाहिए। लेकिन एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड्स है ना, ये सेपरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो हमें वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताना है जिसमें देयर इज गेन ऑफ एन ऑटोजोम, जहां पर एक ऑटोजोम बढ़ा है। तो हमने बहुत बार ये पढ़ा है, बहुत सारे पेपर्स में भी सॉल्व किया है। वो कौन सा होता है? सो दैट इज डाउन सिंड्रोम, राइट, वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी of 21st chromosome, that is an autosome. Next one is loss of sex chromosome in females. तो वहाँ पर क्या condition होती है? That is 44, they are the autosomes, and there is one sex chromosome and the second sex chromosome is absent. So that is Turner's syndrome. Now the question number 8 says state the functional difference between the following codones AUG एंड UAA। तो इनके बीच में एक फंक्शनल डिफरेंस बताना है। तो AUG क्या होता है? AUG हमें पता है कौन सा कोडोन होता है। सो दैट इज अ स्टार्ट कोडोन विच कोड्स फॉर मिथ्योनिन। सो ये वही कोडोन है जहां से ट्रांसलेशन शुरू होती है। देन UAA या फिर इसकी जगह UGA या UAG सॉरी, है ना। तो ये तीनों क्या हैं? दीज आर द स्टॉप कोडोन्स, दीज आर द नॉन सेंस कोडोन्स, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, और इनको टर्मिनेशन कोडोन्स भी बोलते हैं। देन द सेकेंड पार्ट इज स्पेसिफिक एंड डीजेनरेट। तो स्पेसिफिक और डीजेनरेट में क्या फ़र्क होता है? तो ये कोडोन, ये जो होते हैं ना, जो स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं, तो एक कोडोन है, ठीक है। सो देयर इज अ कोडोन, सो इट विल कोड फॉर वन अमाइनो एसिड ओनली। वहीं पर दूसरे होते हैं डीजेनरेट, जहां पर एक अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन्स के लिए कोड करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड डीजेनरेट कोडोन्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Now the question number 9. So question number 9 says identify any two marsupials from the given list. तो marsupial क्या होते हैं? ये वो mammals हैं जिनके पास पाउच होता है, राइट। तो अगर आपको याद हो तो NCERT में हमने एक रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ी थी, जहां पर एक ही कॉन्टिनेंट में एक मार्सुपियल से बहुत सारे अलग अलग मार्सुपियल्स, अलग अलग फीचर्स वाले मार्सुपियल जनरेट हुए थे, ठीक है, प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, डाइवर्ज हो गए थे, वो अलग अलग फीचर्स उन्होंने अपना लिए थे। तो इनमें से कौन से हैं वो दो? तो इनमें से एक तो है फ्लाइंग फेरेंजर और दूसरा है टेस्मेनियन
wolf. So these are the two marsupials in the given list. The B part says the Australian marsupial exhibit adaptive radiations. ठीक है, so justify the statement. तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं वो एक दूसरे से ना अलग है, रहते एक ही कॉन्टिनेंट में है लेकिन एक दूसरे से अलग है, एंड दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक, मतलब एक एंसेस्ट्रल स्टॉक है, ठीक है, एक ही एंसेस्टर है, उसी से हमें बहुत सारे अलग अलग मार्सुपियल्स देखने को मिलते हैं और वो भी एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर. सो this is the meaning of the statement that Australian marsupials exhibit adaptive radiations. ठीक है, तो एक से ही अलग अलग हमें जाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब अगर हम सबको पढ़े तो हमें पता चलेगा कि सब ने एक ही जगह से ओरिजिन अपना शुरू किया है. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. Now the question number 10. So question number 10 says name the type of immunity the mother provides the newborn. तो mother newborn को कैसी immunity देती है? तो हमने दो तरह की पढ़ी है, एक होती है active immunity, एक होती है passive. Active वो होती है जहां पर हम किसी पैथोजन की एंट्री करा देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम खुद काम करता है, वो खुद से हमें एक नया इम्यूनिटी डेवलप करता है, मतलब एंटीबॉडीज खुद से डेवलप करता है, राइट. वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी है जहां पर हम पैथोजन या वीकेंड पैथोजन या डेड पैथोजन नहीं डाल रहे हैं, वहां पर हम डायरेक्टली एक किसी इंसान की बॉडी में एंटीबॉडीज ही डाल दे रहे हैं. सो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी. तो यही एक इम्यूनिटी है जो एक मदर प्रोवाइड करती है अपने बच्चे को, ठीक है. और ये होता कैसे है? तो जब एक बच्चा भी पैदा होता है, एक न्यू मदर होती है, तो न्यू मदर जब अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है तो इनिशियल फ्यू डेज के लिए जो मिल्क आता है दैट इज येलोविश इन कलर एंड दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, एंड दिस कोलोस्ट्रम हैज अबंडेंट IgA एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए बहुत सारी जो प्रोटेक्शन है वो मिलती है एक बेबी को, ठीक है. तो कौन सी एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन दे रही हैं? सो दे आर IgA. तो ये क्वेश्चन जो है ये थ्रू आउट द ईयर्स, अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल की फॉर्म में चाहे आपको लिखना हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है. तो इस पे मेन फोकस रखना है हमें. Now the question number 11. So the question is name the two primary lymphoid organs and state the importance of T lymphocytes. तो दो primary lymphoid organs कौन से हैं? बहुत अच्छे से पता है हमें, bone marrow and thymus, ठीक है. So the two main lymphoid organs are bone marrow and thymus. Secondary भी हैं लेकिन यहाँ पर हमें दो primary पूछे हैं, so they are bone marrow and thymus, right? तो T lymphocytes की क्या importance है? अब T lymphocytes तो antibodies नहीं बनाते हैं, लेकिन ये B cells की help करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बना सकें. और अगर कोई भी एक अननोन ऑर्गन या अननोन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, तो उसकी रिजेक्शन भी किसके हाथ में होती है? सो दैट रोल इज ऑल्सो प्लेड बाय द T lymphocytes. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. Okay, so I hope this question is again clear. So now the question number 12, how are malignant tumors different from benign tumors? तो देखो, benign tumors जो होते हैं they are a type of a harmless tumors, और malignant जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डैमेजिंग या सीरियस वाले ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है. तो बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो अगर किसी की बॉडी में एक जगह पर एक ट्यूमर बना है वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है, वो स्प्रेड नहीं करते हैं बॉडी में. सो दे आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड दे डू नॉट स्प्रेड इन द बॉडी, राइट, और दे कॉज वेरी लिटिल डैमेज टू द बॉडी. दूसरे होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो कि एक जगह से ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं. सो दे प्रोलिफरेट एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे एक्चुअली कॉज द सीरियस डैमेज टू आवर बॉडी. सो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई आर some patients treated with alpha interferons. तो कुछ पेशेंट्स को हम अल्फा इंटरफेरॉन्स के साथ क्यों ट्रीट करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनकी एबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट ना हो, है ना. अब डिटेक्ट ही नहीं होंगे तो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा हमारा इम्यून सिस्टम. तो वो एक तरह से उनकी एबिलिटी होती है कि इम्यून सिस्टम ना उनको डिटेक्ट कर पाए ना उनको डिस्ट्रॉय कर पाए. तो
अल्फा इंटरफेरॉन्स जब हम किसी की बॉडी में डालते हैं तो ये हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो इन ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए कुछ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है विद अल्फा इंटरफेरॉन्स कि और कुछ ना देना पड़े, बस यही जो इंटरफेरॉन्स हैं ये उनकी बॉडी में अगर किसी भी तरह के ट्यूमर सेल्स हैं तो उनको कर दे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय। क्लियर? तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Now the question number 13. So draw a longitudinal section of pistil from a flowering plant where pollination has occurred. तो हमें एक pistil का एक longitudinal structure बताना है जहाँ पर pollination already हो चुकी है. So label the following: the stigma showing germinating pollen grains, style pollen tube reaching the micropyle of the ovary, then embryo sac and the components of the egg apparatus. तो basically एक pistil बनाओ, उसको पूरी तरह से क्या कर दो, लेबल कर दो। तो सबसे पहले है दिस इज द स्टिग्मा जहां पर पॉलिन ग्रेन्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पॉलिन ट्यूब मतलब बन गई है, इसका मतलब कि जो पॉलिन और पिस्टल की इंटरेक्शन है ना वो एकदम सक्सेसफुल हो चुकी है। देन दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल। सो दिस इज द आंसर टू पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द पॉलिन ट्यूब जो कि फाइनली जाकर कहाँ पहुंच रही है, हमारे ओवरी के अंदर। सो दिस इज सी। देन एम्ब्रायो सैक, सो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रायो सैक जो कि कैसा होता है, 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। सो दिस इज एम्ब्रायो सैक, सो दिस इज द डी पार्ट एंड द लास्ट वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ द एग एपरेटस, ठीक है। तो ये जो एग एपरेटस होता है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक एग सेल होता है और दूसरे सेनेर्जिड्स होते हैं। सो एग सेल और आगे दो देखने को मिलते हैं सेनेर्जिड्स, ठीक है। तो ये है सेनेर्जिड्स और यहाँ पर होता है एग सेल। सो द टोटल I'll answer it as E, ठीक है। एग सेल भी लिखना है, सेनेर्जिड्स भी लिखने हैं और एग एपरेटस दोनों को मार्क करके एग एपरेटस लिखना है। सो दिस इज द आंसर टू आवर पार्ट E. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Now the question number 14 says study the given diagram. तो हमें इस डायग्राम को स्टडी करना है। A is the embryonic stage that gets transformed into B, in turn gets implanted in the endometrium of the human females, ठीक है। तो ये है A, ठीक है, जो कि एक एम्ब्रायोनिक स्टेज है जो कि बी में ट्रांसफॉर्म हो रही है और ये जो बी है ये इम्प्लांट हो जा रहा है यूट्रस में। क्लियर? तो यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी और डी क्या है। तो ये जो ए है ना दैट इज अ मोरुला स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एम्ब्रायोनिक स्टेज है जो कि जहाँ पर कि एक एग जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। सो ए इज मोरुला एंड बी इज द स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है इसी स्टेज पर आके एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है इनटू द यूट्रस, करेक्ट। इसमें सी जो है अंदर वाले सेल्स जो हैं इनको इनर सेल मास और स्टेम सेल बोलते हैं और जो डी है दैट इज ये बाहर वाली लेयर, इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट्स, ठीक है। तो आई होप ए पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Now the B part says state the fate of C and D. तो C क्या था हमारा, C था हमारे इनर सेल मास। तो ये वही है जहां से एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो बनने के बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 जर्म लेयर्स में, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। देन नेक्स्ट इज डी पार्ट। सो डी क्या था, जो बाहर वाली लेयर थी दैट इज ट्रोफोब्लास्ट विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो ये वही पार्ट है जो एम्ब्रायो को जो हम यूट्रस की वॉल होती है उससे अटैच करने में हेल्प करता है और यही बनाता है कोरियोनिक विलाय जिससे बनता है प्लेसेंटा। तो आई होप द क्वेश्चन इज अगेन क्लियर। जो बी पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सी का क्या हो रहा है, डी का क्या हो रहा है इन फ्यूचर। तो आई होप दैट इज क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। तो ये फिगर को आइडेंटिफाई करो और बी सी डी और ई को क्या करो, मार्क करो, लेबल करो, ठीक है। तो ये क्या है, सो दिस इज, अब यहाँ पर देखो ये दो क्या हैं, दीज आर द कॉटिलिडन्स। तो ये क्या होगा, कुछ तो डाइकॉट है। डाइकॉट क्या है, सो इट इज अ मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रायो। तो ये जो बी है ना दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये बीच में आता है रेडिकल, ये वो पार्ट है जहां से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल जहां से शूट्स ओरिजिनेट होती हैं।
हैं, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो ये क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है, इसीलिए हमने इसको बोला है क्या, डाइकॉट, ठीक है। सो देयर आर 2 कॉटिलिडन्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट ए, ये क्या है, दीज आर द कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन्स में होता है बहुत सारा फूड रिजर्व्स, सो दे फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन इज द स्टोरेज ऑफ फूड, right? So it is basically a food reserve. I hope the question is clear. Now the question number 15 says a normal couple has their first child who is hemophilic. Work out a cross to show how is it possible. State the possibility of normal and hemophilic children along with their sexes that can be born. तो ये हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें ये है कि जो पहला बच्चा है ना वो हीमोफिलिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि पेरेंट्स हीमोफिलिक है, तो हम क्या करेंगे, फादर, इसका मतलब है कि जो फादर है वो तो नॉर्मल है, फादर के पास है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। हेमोफीलिया जो है इसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो इसका मतलब कि फादर हीमोफिलिक नहीं है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन है नहीं। दूसरा, जो फीमेल है वो भी हीमोफिलिक नहीं बताइए, मतलब मदर भी हीमोफिलिक नहीं बताइए, इसका मतलब कि वो हीमोफिलिक नहीं है बट वो कैरियर है, तभी वो जीन बच्चे के ऊपर आया है, राइट। सो वील शो इट समथिंग लाइक दिस, राइट। अब गैमीट्स बना लो, सो यहाँ से आएंगे एक्स और यहाँ से एक्स एच जो कि हीमोफीलिया वाला जीन जिस एक्स क्रोमोसोम पर है, दूसरी तरफ एक्स और वाई नॉर्मल, करेक्ट। अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल जो एक्स एक्स मतलब जो नॉर्मल डॉटर है जिसमें जो कैरियर भी नहीं है इस डिजीज़ की, दे आर 25%। दूसरा एक्स वाई दैट इज़ अ नॉर्मल सन, उनकी पॉसिबिलिटी भी 25% है। वहीं पर यहाँ पर अब ये वाला जब हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज होगा किसी भी फादर के स्पर्म से, ठीक है। मतलब कि चाहे एक्स स्पर्म से, एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से या वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, तो उस केस में अगर डॉटर होती है सो दैट विल बी अ कैरियर, और अगर सन होता है सो दैट विल बी हीमोफिलिक। तो बेसिकली नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर एंड हीमोफिलिक सन, चारों की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर वो है 25%। और वो हमें कैसे पता चला, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम ये क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक की कोई 2 एडवांटेजेस बताओ। तो माइक्रो प्रोपगेशन से हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एक टाइम पे बना सकते हैं, और वो भी ऐसे प्लांट जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हों उनके पेरेंट प्लांट को, ठीक है। तो ओरिजिनल प्लांट और यू कैन से द पेरेंट प्लांट इज द बेटर term that we can use। दूसरा, the recovery of healthy plant from the diseased one। तो हम healthy plants को निकाल सकते हैं, diseased plant से उनको अलग कर सकते हैं। So these are the 2 advantages of micro propagation। Secondly, the process of micro propagation कैसे होता है। तो हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं जिसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं, और इस एक्सप्लांट को हम ग्रो करते हैं कुछ स्टेराइल कंडीशंस में, मतलब बिल्कुल डिजीज़ फ्री में, एकदम क्लीन वाली कंडीशंस में हम इसको ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर हम एक न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं, एक ऐसा मीडिया, क्योंकि हम इसको ग्रो कर रहे हैं हमारी लेबोरेटरी कंडीशंस में, राइट। तो हमें वो सारी कंडीशंस चाहिए जिससे हमारा प्लांट एक अच्छे से ग्रो हो जाए। तो मतलब जो ऑक्सीजन, एयर, लाइट वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें वहाँ पर शुगर का सोर्स चाहिए, हमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स भी चाहिए। तो इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं हमारे लेबोरेटरी में बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस माइक्रो प्रोपगेशन। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको ग्रो किया जा सकता है एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब बहुत लंबे टाइम में नहीं, हम छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लांट्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं। और कमर्शियली जो फूड प्लांट्स हैं जो हमें इस मेथड से देखने को मिलते हैं, सो दे आर पोटैटो, बनाना, शुगर केन, टमेटो एंड एप्पल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट
plants grown commercially by this method. So I hope the question is clear. Now the question number 19 says, when the Bacillus thuringiensis enter the insect's body and insect get killed, right, but itself remain unaffected, so explain how is it possible. तो जब ये Bacillus thuringiensis जो है ना वो किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में एंटर कर जाता है तो खुद तो वो Bacillus thuringiensis मरता नहीं है, लेकिन वो इंसेक्ट को कैसे मार देता है, क्योंकि Bacillus thuringiensis जो है वो एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, दैट इज क्राई प्रोटीन, ठीक है, जिसमें कुछ इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कुछ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट विच बिलोंग्स टू कैटेगरी लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स, ठीक है, जिसमें टबेको, बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, बीटल, फ्लाइज और मस्कीटोज होते हैं। तो अब जैसे ही ये इंसेक्ट जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर बीटी टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये जब तक एक बैक्टीरिया के अंदर है तब तक ये इनएक्टिव है। जैसे ही ये इंसेक्ट के अंदर एंटर हुआ ये हो जाता है एक्टिव, ठीक है, ये यहाँ पर एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में था बैक्टीरिया में, इंसेक्ट के अंदर आते ही ये एकदम एक्टिव हो गया और ये बन गया टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। अब क्यों बना, क्योंकि जो हमारा इंसेक्ट है ना उसकी गट का जो पीएच होता है दैट इज अल्कलाइन पीएच, जो कि इस इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो टॉक्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये गट की जो वॉल्स है उसमें पोर्स कर देता है और फाइनली जो इंसेक्ट है उसकी गट में हो जाती है स्वेलिंग एंड देन द लाइसिस ऑफ द सेल्स विच लीड्स टू द किलिंग ऑफ द इंसेक्ट। सो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन रिमेन्स inactive protoxin in bacteria. Once ingested by insect, it is converted into the active form जिसे हम टॉक्सिन बोलते हैं ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। तो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ना ये बाइंड करता है टू द मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड इट क्रिएट्स पोर्स विच कॉजेज स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Question number 20 A part says, write how parasites have evolved with adaptations to coexist with their host in an ecosystem। तो एक इकोसिस्टम में जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, उनके साथ रहने के लिए वो क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो अडेप्टेशंस है इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि दे लूज द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स को वो एकदम से ख़त्म ही कर देते हैं। दूसरा, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास कुछ सकर्स होते हैं, ऐसे ही कुछ और एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि पैरासाइट को होस्ट से अटैच करने का काम करते हैं। देन दे लूज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन डराइव कर लेते हैं अपने होस्ट से। देन दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो होस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और जैसे जैसे होस्ट बदलता है वैसे वैसे पैरासाइट भी बदलता जाता है, ठीक है। तो आई होप द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बी पार्ट, पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक एंड दे टेंड टू को इवॉल्व। हाउ वुड द पैरासाइट रिस्पॉन्ड इफ द होस्ट इवॉल्व्स अ सर्टेन मैकेनिज्म टू रेजिस्ट और रिजेक्ट द पैरासाइट, ठीक है। तो जो पैरासाइट होता है ना वो होस्ट के स्पेसिफिक ही होता है, कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं पैरासाइट और होस्ट है ये साथ में इवॉल्व होते हैं। हाउ वुड द पैरासाइट रिस्पॉन्ड इफ होस्ट इवॉल्व्स इन अ सर्टेन मैकेनिज्म। अब एक पैरासाइट जो है ना वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर उसका होस्ट जो है वो इवॉल्व होने लगता है, तो टू रेजिस्ट और रिजेक्ट द पैरासाइट। अब हो सकता है कि होस्ट खुद को बदलने की कोशिश करे कि ये पैरासाइट मुझ पे एक्ट ही ना करे, ठीक है, वो मेरे ऊपर पैरासिटिज्म हो ही ना। तो होस्ट जब खुद को चेंज कर रहा है तो पैरासाइट क्या करता है कि वो रिजेक्ट ना हो जाए होस्ट से। सो उसके लिए पैरासाइट भी अपने अंदर के मैकेनिज्म को क्या करता है, इवॉल्व करता है टू काउंटरएक्ट द मैकेनिज्म एंड न्यूट्रलाइज देम। तो जो भी मैकेनिज्म एक होस्ट अपने अंदर चेंज कर रहा है ना वैसे ही पैरासाइट भी करता है ताकि वो रिजेक्ट ना हो जाए। सेकेंडली, पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशंस। तो पैरासाइट ना कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस भी लाता है टू को इवॉल्व विद द होस्ट, ताकि वो
होस्ट के साथ इवॉल्व कर सके, होस्ट के साथ साथ वो इवॉल्व हो सके। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 और पार्ट सेज नेम द आइडियल पिरामिड एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करने वाला एक आइडियल पिरामिड हमें बताना है। तो वो कौन सा है एक आइडियल पिरामिड, मतलब वो बिल्कुल एक सही वाला पिरामिड है जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखाई देता है। सो दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हमें 10% लॉ ऑफ एनर्जी तो पता है, लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ, जिसमें बोला गया है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी पास होती है दैट इज ओनली 10%। ठीक है, सो सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है। अब हमें पता है कि एक फूड चेन जो चलती है ना, वो प्रोड्यूसर से एक प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो बेसिकली होगा क्या कि सन से एनर्जी कैप्चर करेंगे प्लांट्स, ठीक है, अराउंड 2 to 10% एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने कैप्चर की है, उस जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को जाएगी, यहाँ से 10% सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर की 10% टर्शरी कंज्यूमर्स को जाएगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना वो इसी हिसाब से फ्लो करती है, ये कभी भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं कर सकती है और ना ही इसमें किसी भी और तरह की पॉसिबिलिटी देखी जाती है। करेक्ट। तो द आइडियल पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ कंस्ट्रक्ट इट अप टू 3 ट्रॉफिक लेवल्स अलोंग विद देयर नेम्स। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल रहेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैट आर दोज आर द प्लांट्स। ठीक है, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि है कार्निवोर्स। सो से यहाँ पर थी 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी। सो 10,000 से यहाँ पर कितनी रहेगी 1000 के बाद यहाँ कितनी रह गई 100। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये ऐसे ही होगा, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल को पास होगी। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20b पार्ट, सन प्रोवाइड्स 10 lakh joule of sunlight, that is the solar energy, to an ecosystem. Write the amount of energy that is available to the first and the third trophic levels respectively. तो मतलब सन ने जो एनर्जी दी ना that was 10 लाख जूल्स। ठीक है, तो 10 लाख जूल्स का सिर्फ 1% जो है ना वो हमारे प्रोड्यूसर में आएगा। तो कितना हुआ? सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, इट इज गोइंग टू बी 10,000 जूल्स। ठीक है, 10,000 जूल का 10% जो है वो सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी 1000 जूल। अब इसका 10% जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द 100 जूल। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशंस करके ये सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो जब हमने 2017 का पेपर शुरू किया था ना, तो हर एक सेट में ऐसा एक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें वैल्यूज अलग अलग थी लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गई है सो दैट इज 1000 जूल, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी पहुंची है दैट इज 100 जूल। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, सो द क्वेश्चन सेज स्टडी द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये नीचे हमें एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, सेम हमारी एनसीईआरटी के बुक में है इफ यू रिमेंबर। तो हमें ए को आइडेंटिफाई करना है और डी को। तो देखो ए जो है वो कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड कर रहा है, वहीं पर सी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड कर रहा है। इसका मतलब ए और सी जो हैं वो क्या होंगे? इनमें से एक होगा नेटैलिटी, दैट इज द बर्थ रेट, और दूसरा होगा इमिग्रेशन, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, बाकी डी और बी वो चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ रिमूव कर रही हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। ठीक है, सो दीज वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाती हैं? सो दे आर द मोर्टेलिटी, दैट इज द डेथ रेट, एंड ई माइग्रेशन, दैट इज द पीपल लिविंग अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, सो डी कैन बी ई माइग्रेशन और मोर्टेलिटी, और ए कैन बी
birth rate or natality and immigration. ठीक है. C part says write the population density at time t is shown in n as shown above. ठीक है. So write the population density at t plus 1 in form of an equation using appropriate symbols. तो यहाँ पर birth rate के लिए I will use the symbol B. ठीक है. So this is birth rate or natality. D is for death rate or mortality. ठीक है. I is immigration. I will be immigration, ठीक है, and E will be immigration, right? तो यहाँ पर एक at time n t plus 1 क्या होगा? So it will be n t, ठीक है. So population density at a given time, so it will be B plus E, right, minus D plus E. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये सेम ही क्वेश्चन है जो एज इट इज हमारी बुक्स में दी गई है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट आइडेंटिफाई द स्टेप ए एंड बी. तो ये है स्टेप ए, ये है बी. ठीक है. तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीआर. ठीक है. सो इन द साइकिल ए, इन द साइकिल ऑफ पीसीआर रिएक्शन गिवन बिलो. तो ए क्या है? ए वो स्टेप है जहां पर प्राइमर्स जो हैं वो हमारे सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के साथ क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं. सो व्हाट डू वी कॉल दैट स्टेप? वी कॉल इट एज अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स. ठीक है. सो द स्टेप इज अनीलिंग. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बी, जहां पर हमने एंजाइम डाला है और कुछ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाले हैं. ठीक है. और इससे जो हमारा प्राइमर है ना वो अब आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और पीछे जो हमारा स्ट्रैंड है ना वो लंबा होता जा रहा है. सो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज एक्सटेंशन स्टेप. क्लियर. बी पार्ट सेज स्टेट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजाइम इन कैरिंग स्टेप बी. तो ये जो हमने डीएनए पॉलीमरेज लिया है इसका एक स्पेसिफिक फीचर बताना है. तो हमें पता है कि ये जो स्टेप है ना it takes place at around 74 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो ये एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि एक्टिव होता है इवन एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स. ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. स्टडी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस.एल. मिलर्स एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. तो हमें ये पता है ये मिलर का एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Now the question number 24 A part says how did S.L. Miller create conditions which existed before the origin of any life on earth. तो जो एक प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस थी वो मिलर ने कैसे क्रिएट की. तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कैसा था? वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती रहती थी और वहाँ पर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होते थे और जो टेम्परेचर था वो रिड्यूसिंग था. ठीक है. वहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया ये सारी गैसेस होती थी और वाटर वेपर्स होते थे. तो ये जो कंडीशन थी ये उन्होंने क्रिएट की एक क्लोज्ड एक फ्लास्क में जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखा, जहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया लाइटनिंग के लिए और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें डाली जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स जिन्होंने मिमिक किया वही प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को. B part says name the organic compound formed and collected at the end of his experiments. तो जब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो लास्ट में उनको क्या देखने को मिला? उनको देखने को मिले अमाइनो एसिड्स. ठीक है. सो दिस वॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज रिएक्शन. नाउ द सी पार्ट सेज मेंशन द काइंड ऑफ एवोल्यूशन हिज एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स. तो किस तरह का एवोल्यूशन देखा गया है इनके एक्सपेरिमेंट्स में? तो बहुत सिंपल है, कुछ केमिकल्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं. ठीक है. सो इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल एवोल्यूशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 ए पार्ट सेज ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ह्यूमंस एंड लेबल इट्स एनी 6 पार्ट्स. तो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है का एक सेक्शनल व्यू है और अब हमें इसके पार्ट्स को लेबल करना है. ठीक है. तो नीचे से शुरू करेंगे. यहाँ पर है स्पर्मेटोगोनिया, यहीं से डेवलप होना शुरू होते हैं हमारे स्पर्म सेल्स. ठीक है. तो स्पर्मेटोगोनिया बीच में हमें कुछ सर्टोली सेल्स मिलते हैं जो कि स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन देते हैं. उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और उन्हीं से बनते हैं स्पर्मेटिड्स जिनका हेड जो है ना वो एक तरह से एम्बेडेड होता है इनटू द सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स और इनटू द सर्टोली सेल्स बेसिकली, और सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं हम इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे वही पार्ट्स हैं जिनको आपको लेबल करना है अच्छे से इस डायग्राम को बना के। Now the question number 25 B part says name the pituitary hormone involved in the process of spermatogenesis। तो वो pituitary hormone बताना है which is involved in the process of spermatogenesis। तो यहाँ पर दो hormones हमें देखने को मिलते हैं, पहला है LH और दूसरा है FSH, that is luteinizing hormone and follicular stimulating hormone। तो जो luteinizing hormone है वो कहाँ पर act करता है, तो L for luteinizing hormone and L for the Leydig cells। तो ये act करता है Leydig cells के ऊपर और ये stimulate करता है द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है। वहीं पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे एंड इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। किस में हेल्प करती हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो कौन से हैं दो वो पिट्यूटरी हार्मोन्स? सो दे आर LH एंड FSH। Now the question number 25 or part. So the question is IUDs are said to be effective contraceptive। तो IUDs ना बहुत ही effective contraceptives होते हैं। So name any two commonly used IUDs and write the mode of their action। तो IUDs जो हैं कोई भी दो, so one is copper T and the second one is LG20, ठीक है। तो this is copper releasing which leads टू द इंक्रीज इन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो वो स्पर्म्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं यूट्रस के अंदर, और ये जो कॉपर आयंस है ना ये एक तरह से सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म को मोटाइल नहीं होने देते हैं और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की, वो एग को जाके फर्टिलाइज करें, बाई चांस पहुँच भी गए तो भी कॉपर आयंस जो है वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, तो जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। द सेकेंड इज LNG20 जो कि यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है स्पर्म्स के लिए, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ये हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया है। नाउ द बी पार्ट्स, when is sterilization advised to married couples and how is it carried out in human males and female respectively। तो sterilization एक कपल को कब एडवाइस की जाती है? ये तब एडवाइस की जाती है कि जब उनको जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइस टू मैरिड कपल्स एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट मोर प्रेगनेंसीज, कि अब इससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज दे कैन नॉट अफोर्ड। तो एक टर्मिनल मेथड है कि अब एक फीमेल जो है जो कपल है अब वो इससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज ना देखें, ठीक है। तो मेल्स में वासेक्टॉमी होती है जहाँ पर दोनों ही वास डिफरेंसर को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे जब स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से रिलीज होते हैं वो आगे ट्रैवल ना कर पाए। दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी जो कि फीमेल्स में होती है, जहाँ पर फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि ओवम तो रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर ओवम के रिलीज होने से क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को हमने कट कर दिया है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब्स में। तो अब स्पर्म और एग आपस में मीट ही नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरोन जीन इन ई कोलाई ग्रोइंग इन लैक्टोज कंटेनिंग कल्चर मीडियम, ठीक है। तो ये लैक ऑपेरोन जो है ना ये ऑन वाली सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है हमें वो बताना है। तो बेसिकली ऑफ वाली कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वाली कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या है कि जो हमारा आई जीन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये रिप्रेसर mRNA बनाता है और जिससे हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से Z, Y और A जीन्स जो हैं इनसे ना mRNA बन पाता है, ना ट्रांसक्रिप्शन होती है, ना ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे मीडियम में लैक्टोज होता है, मतलब एक इंड्यूसर होता है, तो जब mRNA बनता है, रिप्रेसर mRNA बनता है, रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, तो ये जो इंड्यूसर है ना, जो लैक्टोज इंड्यूसर है, ये जाके बाइंड कर जाता है इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड ही नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? प्रोमोटर
पे आके बाइंड करता है हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज से क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैक एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर ट्रांसलेशन होगी तो हमें जेड जीन से हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज प्रोटीन्स मिलेंगे। सो ऐसे होता है हमारा लैक ऑपेरॉन का फंक्शन, जब हमारा जो लैक ऑपेरॉन है वो ऑन मोड में होता है या इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ऐसा होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द और पार्ट इज नेम द टाइप ऑफ सेल्स एंड द प्रोसेसेस बाय विच HNRNA is formed and describe the processing mechanism it undergoes before it becomes functional, ठीक है। तो जो नेम द टाइप ऑफ सेल्स जहां पर और प्रोसेस जहां पर HNRNA बनता है, दैट इज हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। कहाँ बनता है, तो हेटेरोन्यूक्लियर है तो कहाँ बनेगा भाई, तो वो बनेगा यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अब ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए से बनेगा हमारा एमआरएनए, मतलब एक हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनेगा। अब इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए में ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन चाहिए ताकि हम इससे प्रोटीन्स बना सकें, ठीक है। अब प्रोटीन्स बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ना बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। सबसे एक स्टेप होगा कैपिंग, ठीक है, दूसरा होगा स्प्लाइसिंग और तीसरा स्टेप जो इनमें होता है दैट इज टेलिंग, ठीक है। तो मैं तीनों स्टेप्स बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले होगी कैपिंग, जहाँ पर 5 प्राइम एंड में मिथाइल गुआनेट ट्राइफॉस्फेट जो है वो आके अटैच हो जाता है 5 प्राइम वाली पोजीशन में। उसके बाद यहाँ से इस आरएनए के अंदर, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के अंदर ना ये जो चेन होती है इसमें एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे होते हैं। तो एक्सॉन जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन इंट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जहाँ से प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है स्प्लाइसिंग में, एक्सॉन को मिलाना है बाय रिमूवल ऑफ दीज इंट्रॉन्स। तो हम इंट्रॉन्स को हटा देते हैं और एक्सॉन्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। और फाइनली होती है टेलिंग, जहां पर 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेशन होती है या पॉली ए टेल जो है वो ज्वाइन होती है, और इस तरह हमारा एक हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बन जाता है, एक फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए, जिससे कि ट्रांसलेशन अब पॉसिबल है, जिससे हम अब बना सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। सो यही है वो हमारा पूरा मैकेनिज्म। अब जहाँ जहाँ पर मैंने ना आपको सिर्फ डायग्राम्स बताया, जैसे मैंने आपको लैक ऑपेरॉन में भी बताया था, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है कि डायग्राम तो बनाना ही है, साथ में इन स्टेप्स को ब्रीफली आपको इन वर्ड्स भी लिखना है, ठीक है। सो तभी हमारा ये आंसर कंप्लीट होगा। Now the question number 27. So there is a great concern all over the world to conserve the biodiversity for maintaining ecological balance in nature. So explain giving 3 reasons. Write the different ways that have helped in increasing the tiger population in our country. तो देखो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का कंसर्न है ना, वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें 3 रीज़न बताने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वी ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी। हमें कोई चीज़ मिलने लग जाती है ना तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड बट वी वांट दैट थिंग मोर, हमें वो चीज़ ही ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो नेचर है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, पहली नैरोली यूटिलिटेरियन चीज़ें हैं जो हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें अपने नेचर से मिलते हैं, जैसे फूड है, वुड है, फायर है, मेडिसिन है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। यहीं पर हमें बहुत सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, अपने फॉरेस्ट से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नेचर से मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना मिल रही हैं लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हमारे लिए बन चुका है। इन चीज़ों की वजह से हम और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर कुछ चीज़ें आती हैं दैट आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सर्विसेज, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बाय ट्रीज, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बाय बर्ड्स, बाय
बीज, राइट, और एस्थेटिक प्लेजर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो घूमने फिरने कहाँ जाते हैं हम? नेचर को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे समर्स में हम सोचते हैं कि हिल स्टेशन जाएंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, वो हमें चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हम ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं और इन्हीं के लिए हम नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तीसरा है एथिकल रीजंस। तो हर स्पीशीज की ना हमारे नेचर में, चाहे छोटी चींटी है चाहे बड़ा सा हाथी है, सबका एक अपना रोल है यहाँ पर, राइट। सो एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज, ठीक है। तो हमें इन सबको बचाना है, इन चीज़ों को भी लेना है जो हमारे लिए जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है नेचर की, और हर एक चीज़ का एक बैलेंस बनाए रखना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हमें वो अलग अलग वेज लिखने हैं जिससे हम जो टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब उनको उन्हीं की साइट पे कंजर्व कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम। हम सिर्फ टाइगर्स को ही नहीं बचा रहे हैं, उसके इकोसिस्टम को, उसके नेचुरल हैबिटेट को बचा के और भी बड़ी सारी स्पीशीज को बचा रहे हैं। दूसरा है एक्स सीटू, अगर वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट में वो नहीं बच पा रहे हैं तो हमें उनको एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पर हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशंस दे सकें। जैसे कि थ्रेटन टाइगर्स को हम नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कुछ प्रोटेक्शन एरियाज में रख सकते हैं स्पेशल केयर के अंडर, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। यहाँ पर हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं जहाँ पर उनके जीनोम को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन डू जिनसे कि हम अपने टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने सेट 2 में डिस्कस किए वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सेट 3 के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।